हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी फर्स्ट यूनिट का लास्ट चैप्टर 5, समंगों का बिंदु रेखीय प्रदर्शन, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इससे पहले हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर चुके हैं। इस चैप्टर के भी 2 पार्ट होंगे। तो आइए चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, डेफिनेशन देखते हैं। ये मैंने हाईलाइटर कर दिया है, जो भी इसमें इम्पोर्टेंट है वो पढ़ेंगे और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप बाकी पढ़ना चाहें तो आप सब पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी बात है अगर पढ़ेंगे तो। चलिए डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। सांख्यिकीय समंकों का बिंदु रेखीय प्रदर्शन क्या है। सांख्यिकीय आंकड़ों का ग्राफ पेपर पर प्रदर्शन करना। आपने देखा होगा मोस्टली जब आप प्रैक्टिकल वगैरह की बुक लेते हैं तो इसके पीछे ग्रीन सा पेज होता है ना, उसे ग्राफ पेपर बोलते हैं। ठीक है, उसी ग्राफ पेपर पे ऐसे पॉइंट्स बने होते हैं। उन्हीं पॉइंट्स के ऐसे हम अगर कोई डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर कोई हम डायग्राम बनाते हैं, उसे ही ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा बोलते हैं। ठीक है, अगर हम उसके किसी डाटा से उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो आइए इसे गणित की दृष्टि से इसे बीजगणितीय ज्यामिति की वर्णमाला बोलते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, इस लाइन को, ये 1 नंबर या 2 नंबर में आ सकता है। ठीक है, छोटे छोटे फैक्ट्स ध्यान रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। चित्र का प्रयोग। अब हम इसको पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए इसका प्रयोग क्या है। स्पेशली इस चित्र का प्रयोग 2 चीज़ों के लिए किया जाता है। एक तो टाइम सीरीज के लिए, जिसको हिंदी में कालमालाओं बोलते हैं, और दूसरा आवर्ती वितरण, जिसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। इसकी हम पूरे ब्रीफली आगे बात करेंगे। अभी आप समझिए इस चित्र का कहाँ प्रयोग करते हैं। 2 जगह प्रयोग करते हैं, टाइम सीरीज और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कालमालाओं और आवर्ती वितरण में। अब यहाँ पे चित्र तथा बिंदु रेख में अंतर है। चित्र तथा बिंदु रेख में अंतर हम इसके पार्ट सेकंड में करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले हम बिंदु रेख पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इनका अंतर करेंगे, वरना समझ नहीं आएगा अंतर क्या है जब हमें पता ही नहीं होगा बिंदु रेख क्या है। देखिए अब ये बिंदु रेख प्रदर्शन के कार्य, इसके गुण और लाभ, ये भी हम सेकंड पार्ट में करेंगे। जब हम बिंदु रेख पढ़ चुके होंगे तो हमें पता होगा इसके कार्य क्या है, इसके एडवांटेज क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है, गुण और लाभ क्या है। आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर पढ़ना है तो आप घर पे पढ़ सकते हैं, इसलिए मैं बुक से पढ़ा रही हूँ। और कुछ भी समझ नहीं आए तो कमेंट करिएगा, मैं बता दूँगी आपको। ठीक है, देखते हैं हम क्या है बिंदु रेख की रचना। अब इसकी रचना कैसे होती है, सबसे पहले समझते हैं इस चीज़ को। मैंने आपको फर्स्ट जब लेक्चर पढ़ा रही थी इसका तो बताया था एक्सेस होते हैं। पूरा खेल इसमें बिंदु रेख की रचना में एक्सेस का ही है। पहले समझते हैं वाई एक्सेस। जैसे यहाँ पे वाई एक्सेस और ये एक्स एक्सेस दिया हुआ है, ये कैसे होंगे। ये हमने बनाए थे, ऐसे हमने एक्सेस बनाया था, ये एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस। बट हमने यहाँ क्या है, अगर हम इसको नीचे और इसको ऐसे पूरा कर दें तो ये यहाँ माइनस के एक्स एक्सेस और ये यहाँ माइनस के वाई एक्सेस। यहाँ 0 होता है, बीच में क्या होता है 0। यहाँ पर 1 पॉजिटिव, 2 3 4 और यहाँ पर -1 -2 -3। इसी तरीके से ऊपर ये 2 है, +1 +2 +3। इसी तरीके से नीचे -1 -2 -3। ये इसी तरीके से होगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको फर्स्ट क्वाड्रेट बोलते हैं, इसको सेकंड बोलते हैं, इसको थर्ड बोलते हैं और इसको फोर्थ बोलते हैं। क्वाड्रेट बोलते हैं या चरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेट या चरण। इसको आप वाई डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये पूरी लाइन रिप्रेजेंट करनी है तो इसको आप क्या बोलेंगे, यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं। अगर ये पूरी लाइन रिप्रेजेंट करनी है तो इसको आप क्या बोलेंगे, वाई डैश। अगर ये वाली पूरी लाइन रिप्रेजेंट करनी है तो इसको क्या बोलेंगे, एक्स एक्सेस। ओके, आइए बुक देखते हैं, बुक क्या बोलती है। यही सब पढ़ा है, देखिए इसमें यही सब बताया हुआ है, आप सब पढ़ेंगे तो। वाई एक्सिस को हिंदी में कोटि अक्ष, एक्स एक्सिस को हिंदी में भुजांक्ष बोलते हैं। ये पहला चरण, दूसरा, तीसरा, चौथा सब पढ़िएगा। यही है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। और पीडीएफ कुछ प्रॉब्लम हो गई है, अभी पीडीएफ अपलोड नहीं हो पा रही है, जल्दी इसकी पीडीएफ भी अपलोड होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे हमने बताया था, यहाँ पॉजिटिव होते हैं, यहाँ नेगेटिव होता है। ऊपर वाई एक्सिस पे यहाँ पे ये पॉजिटिव है, यहाँ ये नेगेटिव है। अब
अब ऐसे यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ माइनस है, यहाँ इसको हिंदी में दिखाएगा जो ये रिप्रेजेंट किया है। इसी तरीके से ये है एक्स एक्सिस, ये यहाँ पे प्लस प्लस होता है, ये माइनस प्लस होता है, ये माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस होता है। ये माइनस प्लस माइनस कैसे होता है ये भी समझते हैं। देखिए ये इसको यहाँ पे अभी हमने बात करी थी ये, अभी इसको पहले रिमूव करते हैं तब बात करते हैं, ठीक है। देखिए हमने बात करी थी ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वाई और ये एक्स एक्स डैश, ये वाई डैश, ठीक है। ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है। तो यहाँ पहले में ये भी प्लस है तो इसका प्लस साइन, ये भी प्लस है तो इसका प्लस साइन, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ प्लस प्लस होगा। ये प्लस है तो इसका प्लस साइन, और ये माइनस है तो इसका माइनस साइन। अब देखिए ये माइनस है, इसका ही माइनस साइन, ये माइनस है, इसका ही माइनस साइन, इसलिए यहाँ माइनस माइनस। देखिए ये माइनस है और ये प्लस है तो यहाँ माइनस प्लस, सॉरी प्लस माइनस। पहले इसका लिखते हैं ना, इसका प्लस और ये यहाँ माइनस। इससे ये पता चलता है अगर आपको किसी डाटा में अगर मैं बोलूँ और आपको कोई डाटा दिया है और वो अगर ऐसे दे दिया है +3 और 4, प्लस लगाएं ना लगाएं, जब कहाँ कहीं कुछ नहीं होता तो प्लस ही होता है, तो मतलब आपका ये वाला क्वाड्रेट बनेगा क्योंकि यहाँ प्लस और प्लस होता है। अगर ये +3 और -4 दिया होता तो ये नीचे वाला बनता क्योंकि यहाँ प्लस और माइनस होता है। अगर हम इसी को -3 और -4 कर दें तो ये -3 और -4 यहाँ आएगा क्योंकि यहाँ माइनस माइनस होता है और यहाँ माइनस प्लस होता है, इसलिए अगर इसको माइनस कर दें और इसको प्लस कर दें तो -3 और +4 यहाँ आएगा। ये चीज़ ये बोल रहा है, ये चीज़ बुक में बोली गई है। देखिए उदाहरण दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स एक्सिस दिए हुए हैं, वाई एक्सिस, ठीक है। जैसे हमने यहाँ करा था, इसको पहले वाले को क्या बोलते हैं, पहले वाले को एक्स एक्सिस बोलते हैं और दूसरे वाले को वाई एक्सिस बोलते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर है, ये क्या है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो यहाँ 2 और 2, यहाँ वो 2 और 3 दे रखा है, ये फर्स्ट चरण में आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। -3 और 2 यहाँ आएंगे, ये माइनस माइनस यहाँ होता है और प्लस माइनस यहाँ होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, पहले में प्लस प्लस होता है, दूसरे में माइनस प्लस होता है, तीसरे में माइनस माइनस होता है, चौथा प्लस माइनस होता है। बस ये ध्यान रखिएगा और कुछ भी नहीं है, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे करते हैं, बिंदु रेख बनाने के सामान्य नियम। अभी आपने पढ़ा है कैसे बनाना है। उपयुक्त का पूर्ण शीर्षक हो, मतलब कुछ भी है, अगर आप उसको कोई डाटा रिप्रेजेंट करेंगे तो सिंपल सी बात है, आप उसका शीर्षक देंगे, कोई ना कोई टाइटल देंगे कि हाँ हमने किस बेस पर डाटा रिप्रेजेंट किया है, वरना उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा जब किसी को पता ही नहीं होगा वो डाटा किस चीज़ का है, ठीक है। बिंदु रेख की गति, गति से भी सिंपल यही मतलब है कि वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए। अगर कोई पॉइंट ऐसे मिला रहे हो डायरेक्ट ऐसे, और पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। मापदंड का चुनाव, मापदंड हमने वो टाइम देखा था ना, पीरियड। जैसे अगर हम देखते हैं, जैसे हम यहाँ से अगर ये लाइन बना रहे हैं, यहाँ पर 0 से 5, 10, ये सीरीज़ इक्वल टुकड़ों में रखते हैं, ठीक है, यहाँ इक्वल बांटते हैं, ये मापदंड का चुनाव करना होता है। भुजांक की लंबाई, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। मापदंड का वितरण सिंपल है, सरलता से समझाने के लिए प्रकट किया जाता है। जैसे मापदंड का वितरण दिया जाना चाहिए ताकि ये सरलता से समझा जा सके। मतलब अगर आप डायग्राम बना रहे हो तो आपको लिखना चाहिए कि आपने मापदंड, हाँ भाई हमने 5 लिया है या हमने 10 लिया है, ठीक है, बस वो ये बोल रहा है। जो मैंने यहाँ हाईलाइटर किया मैं वही पढ़ के बता रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पेज। समंकों का प्राप्ति स्थान में आवश्यक टिप्पणी, समंक मतलब डाटा, आपने जहाँ से भी डाटा कलेक्ट किया हुआ है, किसी विलेज से, किसी सिटी से, जहाँ भी आपने सर्वे किया है, किसी कंपनी में या घर में जाके, तो आपको वो सर्वे जहाँ से भी किया आपको लिखना चाहिए, जिससे वो जो भी पढ़ने वाला है उसकी अच्छा इफेक्ट डालता है कि हाँ भाई यहाँ से सर्वे लिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ संकेत कि इंडेक्स भी होना चाहिए कि थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में हाँ समझ में आया, अच्छा ये संकेत इसके लिए तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। परिमाण कोटि अक्ष पर, कि जो इसका परिणाम होता है वो कोटि अक्ष पर, मतलब
वाई एक्सिस, कोटि एक्सिस किसको बोलते हैं, वाई एक्सिस पे लिखते हैं परिणाम। वक्रों के पास समंकों को देना चाहिए, वक्रों के पास समंकों को देना चाहिए मतलब जो आप ये डायग्राम बनाओगे लाइक दैट, ऐसे डायग्राम बनाया, समंक क्या होता है, डाटा होता है, तो एक बॉक्स में यहाँ पर डाटा भी प्रेजेंट करोगे, ठीक है, तो अच्छा होता है। आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे देखते हैं बिंदु रेखीय वक्रों का प्रयोग। अब इनके प्रयोग पढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या है, अब ये दो यूज़ में आते हैं, जैसे हमने अभी स्टार्टिंग में बात करी थी, कालमालाओं, टाइम सीरीज और आवर्ती वितरण, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब पढ़ते हैं, अभी हम इसमें फर्स्ट इसके पार्ट में हम सिर्फ टाइम सीरीज पढ़ेंगे, इसके सेकंड पार्ट में हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। प्लीज़ फ्रेंड डू सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है, और पीडीएफ जल्दी अपलोड होगी, डोंट वरी। आइए पढ़ते हैं, क्या है, कालमालाओं के रेखाचित्र, ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज। सिंपल है, मैंने यहाँ पे सिर्फ टाइम करा है, जब हमें पता चल रहा है टाइम ही दिया हुआ है, टाइम से रिलेटेड होगा। टाइम सीरीज का मतलब सिर्फ इतना है, अगर हमने अपने इस प्रेजेंट टाइम से पहले किसी कंपनी में सर्वे हुआ है या हमारा कोई चीज़ का प्रोडक्शन हुआ है, तो लोगों ने उसे किस टाइप से कंज्यूम किया है या उसकी खपत कितनी है, उसके अकॉर्डिंग हमारी कोई भी कंपनी है या हम कोई भी सर्वे करते हैं कि अरे जैसे हम चॉकलेट या हम किसी का भी हम प्रोडक्शन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग करते हैं कि यहाँ के लोगों की इतनी डिमांड है और ये इतना कॉस्टली, इतना बजट है उनका, तो उसके अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। टाइम सीरीज का सिर्फ इतना मतलब है, यही समझिएगा। अभी आप आगे बढ़ते हैं, ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, एक्स एक्सिस और पर हम मूल्य, एक्स एक्सिस पर हम टाइम दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सिस पर हम मूल्य, वो रुपये या मूल्यों को रिप्रेजेंट करते हैं। आगे ये भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये दो प्रकार के प्राकृतिक या साधारण मापदंड पर बनाए जाते हैं, नेचुरल सिंपल स्केल, और दूसरा आनुपातिक मापदंड, रेशियो स्केल। स्केल क्या होता है, जो अभी बताया था, जैसे आप यहाँ 0, 5, 6, 7 जो भी स्केल ले रहे हैं, जितना आपको बड़ी डिजिट दी हुई है उसके अकॉर्डिंग स्केल लेंगे, उसके अकॉर्डिंग होता है। अब निरपेक्ष कालिक चित्र, ये सॉरी प्राकृतिक मापदंड व कालमाला चित्र क्या होता है, देखा ये, इस विधि में निम्नलिखित बिंदुरेखीय पत्र के मापदंड प्राकृतिक होते हैं। प्राकृतिक होते हैं मतलब हम किसी चीज़ को अज्यूम नहीं कर सकते, लाइक हम अज्यूम नहीं कर सकते, जैसे कि अगर हम एक विलेज का वो डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, हम उसका सर्वे कर रहे हैं, तो हमने 5 या 6 घरों से अज्यूम कर लिया वहाँ के लोग इतना कमाते हैं, तो हम उस डाटा के अकॉर्डिंग उस 5 या 6 घरों के अकॉर्डिंग पूरे विलेज के वो डाटा लिख लें कि अरे हाँ ज़्यादातर लोग फार्मिंग करते हैं, नहीं, यहाँ नेचुरल डाटा होना चाहिए। अरे हमने 5 या 6 घरों का डाटा ही लिया है, हमने उसका ही सर्वे किया है, तो हम उसको ही रिप्रेजेंट करेंगे, हम यहाँ कुछ भी अज्यूम नहीं करेंगे, ठीक है। निरपेक्ष कालिक चित्र में क्या होता है, अज्यूम कर सकते हैं, और यहाँ 2 या 2 से अधिक चर भी होते हैं, मतलब अगर हम ऐसे बात करें, कोई फार्मिंग करता है, अगर वो गेहूँ का उत्पादन करता है तो दाल का भी कर सकता है, हम उसको दाल को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर वो गन्ने का करता है तो हम गन्ने को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। चल क्या, एक से अधिक चीज़ें, ठीक है, या 2 से अधिक चीज़ें कर सकते हैं। और निर्देशांक कालिक चित्र, इंडेक्स हिस्टोग्राम क्या होता है, जब वास्तविक मूल्य या मौलिक समंकों के स्थान पर उनके निर्देशांक, मतलब अभी जो हमने यहाँ करा था प्राकृतिक, हमने अज्यूम नहीं करे था चीज़ें, जो हमने वास्तव में सर्वे किया है, हमारे पास जो हमें डाटा मिला था, हमने उससे ये अपना डायग्राम को रिप्रेजेंट किया है, सॉरी अपने ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे। बट हम इसमें क्या करते हैं, निर्देशांक कालिक चित्र में, इंडेक्स हिस्टोग्राम में हम अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, हम थोड़ा सा सर्वे करें और बाकी हम अज्यूम करके उसके अकॉर्डिंग उसे ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन का रूप दे सकते हैं। आगे एग्जाम्पल देखते हैं, निरपेक्ष कालिक क्षेत्र, देखिए आप यहाँ, इस पर मत जाइएगा, अगर इस पर जाएंगे तो आप कंफ्यूज होंगे, इसलिए बोल रही हूँ, छोड़िए इसे। अगर प्रॉब्लम होगी, अगर आपको ज़्यादा है समझाने का तो कमेंट करिएगा, मैं अलग से समझा दूँगी, वरना इससे प्रॉब्लम होगी, बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार के चित्र की रचना मूल राशियों के आधार पर की जाती है। देखते हैं कैसे, यहाँ पे आपको दिया हुआ है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया में यूनिट, ठीक है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया में यूनिट की प्रति साल जो भी यहाँ पे ये डाटा दिया हुआ है कि हमारी कितनी यूनिट बिक्री हुई है, ठीक है, यहाँ बिक्री का दिया हुआ है ना, तो हमारी कितनी यूनिट बिक्री हुई है। अभी मैंने यहाँ क्या बताया था,
एक्स एक्सिस पे क्या करते हैं, टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाला टाइम क्या है, ये वाला क्या होता है, ये वाला हमारा एक्स एक्सिस होता है, हम ये बात कर चुके हैं। और ये वाला हमारा क्या होता है, ये वाला हमारा वाई एक्सिस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये टाइम संध्या 2 से 4 तक, 4 से 5 तक, 5 से 6 तक, 6 से 7 तक, ये कहाँ, ये हमारे एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया है हमने। और जो हमारी बिक्री हुई है वो हमने वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट की। और हमने इसका स्केल 0 से 5 क्यों लिया है, क्योंकि आप यहाँ सबसे छोटी डिजिट देखेंगे वो 2.2 है, इसलिए यहाँ हमने 0, उसके बाद 5 लिया है। और सबसे बड़ी क्या है, सबसे बड़ी यहाँ पर 23.0 है, तो इसलिए हमने यहाँ 25 तक लिया है। अब आप देखिए, समझो 3 और 4 में कितना है, 19.1 है, तो हमने यहाँ 19.1 पर ऐसे कर लेंगे। ये आपको ये डायग्राम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको यहाँ समझाती हूँ। ठीक है, इस तरीके से ऐसे यहाँ आप ऐसे करेंगे, ये एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा। ठीक है, मैं बस यहाँ पर लिख रही हूँ, जैसे यहाँ हमने 0, 5, 10, 15, 20, हमने 25 तक माना था। मैं सिर्फ 1 या 2 करके बता रही हूँ, फिर बुक के डायग्राम से आपको समझ आ जाएगा ये। अब आप देखिए, संध्या 3 और 4 में कितना है, संध्या 3 और 4 में 19.1 है, तो 19.1 के अकॉर्डिंग यहाँ, ठीक है, ये क्योंकि इसके अकॉर्डिंग यहाँ चित्र मिलाते हैं, इसलिए वहाँ ऐसे खाने बने हुए हैं ऐसे। ठीक है, वो होता है ना हमारे पास ग्राफ पेपर, उससे बन जाते हैं। अब यहाँ देखिए संध्या, ये 4 से 5 में क्या है, 4 से 5 में 2.2 है, 2.2 ये गिर कर कहाँ गया, ये यहाँ गया, तो आप इस लाइन को ऐसे मिला देंगे जैसे यहाँ पे हो रहा है, बिल्कुल सेम ऐसा ही है। ठीक है, यहाँ जिस तरीके से हुआ है, जैसे यहाँ संध्या 11 और 12 में 23.0 है, तो 23 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, इसलिए यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करिए, मैं दोबारा समझा दूँगी। आगे बढ़ते हैं। अभी हमने सिर्फ बात करी है कि हमने एक डाटा को रिप्रेजेंट किया है। अब हम अगर इसी डायग्राम में अगर हमें 2 डाटा रिप्रेजेंट करने हो, कि हमारे पास 2 डाटा दिए हो, हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको पढ़ लीजिएगा, कुछ नहीं है, ऐसी उसकी हिंदी विंदी दी हुई है। ठीक है, 2 मापदंडों के रेखा चित्र। अभी आपको पता है ये सब यहाँ यही दिया हुआ है, कोटि को कहाँ लिखते हैं, कोटि में क्या आप करते हैं, सीधे एग्जाम्पल पे आते हैं। वो मैंने आपको बुक से इसलिए पढ़ा रही हूँ, कुछ बच्चों के कमेंट थे कि मैम बुक से पढ़ाइए। आप बताइएगा, अगर बुक से अच्छा है तो मैं नेक्स्ट वीडियो बुक से लेके आऊँगी, वरना मैं नोट से ही पढ़ाऊँगी। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, रोजगार कार्यालय के समंक, ये टाइम पीरियड दिया हुआ है, रोजगार कार्यालयों की संख्या दी हुई है, यहाँ पंजीकरण संख्या दी हुई है। तो अभी मैंने बताया था टाइम पीरियड को कहाँ डिनोट करते हैं, टाइम पीरियड को हम एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और बाकी जो हमारे आंकड़े होते हैं उसको हम कहाँ करते हैं, उसको हम वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं। पर अब हमारे पास तो यहाँ 2 वो दिए हुए हैं डाटा, तो पहला डाटा हम यहाँ रिप्रेजेंट किया है हमने, जो भी है यहाँ 296 सबसे छोटी संख्या है, तो हमने यहाँ 280, 300, हमने यहाँ 2020 का स्केल के गैप में अपना स्केल रखा है। फिर हमने इधर यहाँ सबसे छोटी संख्या क्या थी, यहाँ 27 थी, तो हमने क्या यहाँ स्केल किससे स्टार्ट किया है, 20 से हमने स्केल स्टार्ट किया है। देखिए अब कैसे पता चलेगा आप कौन सी लाइन को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए कुछ ना कुछ लाइन मंत्र रखते हैं, या तो आप ऐसे बना सकते हैं, या पॉइंट वाली बना सकते हैं, या बीच बीच में आप ऐसे बना सकते हैं और लिख सकते हैं। जैसे ये रोजगार की है, तो यहाँ रोजगार लिख देंगे। ये किसकी है, ये पंजीकरण की है, तो यहाँ पर आप पंजीकरण लिख देंगे। सेम वैसे ही रिप्रेजेंट हुआ है। अब आप देखिए 296 कहाँ आता है, 296 यहाँ आता है, हम रोजगार कार्यालयों की संख्या की बात कर रहे हैं, तो हम ये यहाँ करते हैं। और 1961 में 325 है, तो 1961 में 325 क्या होगा, यहाँ है, तो इसको हमने ऐसे मिला दिया है। 1962 में 342 है, 342 कहाँ होगा, 342 इसके देखो यहाँ ऊपर है, तो हमने इसको हम ऐसे मिला दिया है। ठीक है, इसको ऐसे आप सिर्फ पॉइंट बनाते जाइएगा, जहाँ पर भी हमने ये अपना डाटा रिप्रेजेंट किया है ग्राफ पेपर पे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पर प्रैक्टिस ज़रूर करके देखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में फिर कर नहीं पाएंगे, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ सकता है। और वैसे भी आपकी यूनिट ख़त्म होने वाली है, इस यूनिट से कुछ ना कुछ तो आएगा, और लास्ट में एग्ज़ाम टाइम पे मैं बता भी दूँगी क्या इंपॉर्टेंट है। बस अभी तो सारा करिए। अब देखिए, अब इसी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर हम अधिकतम व न्यूनतम मूल्य के रेखा चित्र, या इसे बोलते हैं कटिबंध चित्र तथा वक्र चित्र। ठीक है, अगर उसी डायग्राम में अगर हम अधिकतम और न्यूनतम मूल्य
बढ़ता हुआ और घटता हुआ हमें एक ही साथ दिखाना हो तो हम कैसे दिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इसमें भी ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, अगर किसी अगर हम जब हमें बुखार होता है तो हम अपना टेम्परेचर को मेज़र करते हैं, नापते हैं। तो हम अगर हमारा टेम्परेचर आज अभी ज़्यादा है, मान लीजिए ऐसे ही अज्यूम कीजिए, ठीक है, कि 60 है, और 2 या 3 घंटे बाद थोड़ा कम हो जाता है, हम धूप से आते हैं थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है, 62 या 65 हो जाता है। तो हम उस अंतर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस डायग्राम से हम उस अंतर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उस डिफरेंस को हम बता सकते हैं इस डायग्राम से। इम्पोर्टेंट है, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। ये सब पढ़िए, ये इसकी हिंदी है और कुछ नहीं है। यहाँ पे टाइम पीरियड दिया हुआ है 1972 में, अप्रैल में, मई में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये सब पढ़ लीजिए। यहाँ सामने दिया हुआ है, ये अधिकतम है, ये न्यूनतम है, ठीक है, अधिकतम ये है, न्यूनतम ये है। अब यहाँ इसके डायग्राम की बात करते हैं डायरेक्ट। स्केल सबसे छोटा यहाँ पे 210 है, तो हमने यहाँ पे 200 लिया है, 200 लिया है, ठीक है। 200 से सबसे बड़ा क्या है यहाँ पे 249.50 है, तो हमने यहाँ 250 तक ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए अधिकतम क्या है 210.50 है, तो हमने यहाँ पे अधिकतम का ये लिया है। हमारा न्यूनतम क्या है 202 है, ठीक है, तो हमने 200 से थोड़ा सा ऊपर ले लिया है। दोनों लाइनों को अलग दिखाने के लिए ये हमने डार्क ब्लैक की है, ये हमने लाइट की है, या पॉइंट 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 मान सकते हो। फिर हम इसको ऐसे दिखाया है, ये अंतर है, ठीक है। ये बात होगी हमारी यहाँ पे सन 2000 ये अप्रैल की 1972 अप्रैल की। अब बात करते हैं मई की, 236.50 है। जैसे हमने पहले किया था बस ऐसे ही, पहले हम ऊपर वाला अधिकतम का डाटा बनाएंगे, अधिकतम का आ जाएगा। फिर हम न्यूनतम का बनाएंगे कि हमें न्यूनतम पॉइंट कहाँ कहाँ टच कर रहे हैं, जैसे जैसे टच करेंगे आप वैसे वैसे लाइन बनाएंगे। फिर इसको ऐसे सेट कर देंगे, ठीक है, जैसे पता चल जाए कि ये अंतर है। अब इस क्यों लोकप्रिय है, हम इसे क्यों पढ़ना है, ठीक है, ये देखते हैं। अब हम लोकप्रिय क्यों है, बिंदु रेखों का प्रयोग चित्रों की अपेक्षा अधिक होता है। मोस्टली आप देखोगे जो पढ़ने वाले होते हैं, चित्र कौन बनाएगा, ज़्यादातर चित्र बनाते हैं लोगों को समझाने के लिए। अगर किसी और को हमें समझाना है तो मोस्टली चित्र का प्रयोग करते हैं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन का। वरना अगर खुद कोई है तो वो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करता है मोस्टली, इसलिए लोकप्रिय है। आगे अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो, अगर लगा है कि जल्दी पढ़ाया तो कमेंट करिएगा, मैं दोबारा से एक वीडियो बना दूँगी धीरे और समझा दूँगी ये, फिर हाथ से नोट्स पर समझा दूँगी इन सब चीज़ों को। गणितीय प्रश्न का हल संभव है, गणितीय प्रश्न का हल कैसे संभव है, अभी यहाँ पे देखिए, उसमें नहीं था। अभी आपने ये देखा है यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन डाटा, यहाँ पर हमारा ये अधिकतम डाटा था 210, न्यूनतम था ये यहाँ से ऐसे, अधिकतम हमारे पास ये डाटा था 250, और यहाँ पर हमारे पास जो इसका न्यूनतम मिनिमम क्या था 202। और इसको ही देख के पता चल रहा है, अगर हम इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा उस साल हमें कितना नुकसान हुआ है या कितना फ़ायदा हुआ है, ठीक है। इसलिए गणितीय प्रश्न को हल करने में संभव होता है। सबके मैंने छोड़ दिया है जो आपके काम का नहीं है, अगर आपको पढ़ने की ज़रूरत है तो आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सबके लिए लाभप्रदक होता है, सभी समझ जाते हैं, मोस्टली इसका यूज़ करते हैं, इसलिए सबके लिए लाभप्रदक होता है, ठीक है। समय श्रेणी का अच्छा प्रदर्शन, मोस्टली टाइम सीरीज का यही अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, डायग्रामेटिक डाटा में आपने नहीं देखा होगा, वो प्रेजेंट नहीं कर पाता। अब बिंदु रेखा की तुलना में चित्रों के गुण, अब बिंदु रेखा की तुलना में भी तो हमें पता होने चाहिए चित्रों के क्या गुण अच्छे हैं, समझने में सरल होते हैं। ये तो हम डायग्राम वो मिक में पढ़ ही चुके हैं, डाटा में, चित्र वाले में। प्रभावी स्थायी होते हैं, जिन्हें समझ नहीं आता वो देख के चित्रों को उनके मन में बहुत टाइम तक रहता, आकर्षक तत्व होते हैं। बिल्कुल, अगर बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन करेगा कोई, अच्छे अच्छे उसमें कलर फिल करेगा तो बहुत आकर्षक लगता है, छोटे बच्चे वगैरह हमेशा ध्यान देता है, ठीक है। ये टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं, अभी इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा जिसमें हम बात करेंगे आवर्ती वितरण के बिंदु रेखा के प्रकार की। फिर आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी और फिर हम सेकंड यूनिट पर आ जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, प्लीज़ फ्रेंड डू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करिएगा। बाय, होप यू गाइस वेल।